Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 6 Judiciary. We are going to start this chapter from this session. हम start करने वाले हैं Judiciary. तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है इस चैप्टर में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंटर इज़ व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है. बेसिकली हम इम्पोर्टेंस समझेंगे कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस है, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, रिमूवल, कैसे टूल्स होते हैं इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, क्या टूल्स होते हैं, बेसिकली दैट एंड दैट विल बी डिस्कस टुडे. आज हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे. आगे आने वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है जुडिशरी का, प्रॉपर स्ट्रक्चर, रिट्स क्या होती हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, एपिलेट जुडिक्शंस, एडवाइजरी जुडिक्शंस, ये सारी चीज़ें. हम फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाले सेशंस में. Judiciary and rights and judiciary and parliament, all of these things will be discussed in the upcoming sessions. For today we are going to discuss why do we need an independent judiciary. So देखो जुडिशरी का काम क्या होता है, बेसिकली आपको पहले ये समझना होगा. जुडिशरी का काम क्या होता है. जुडिशरी का काम होता है कि डिस्प्यूट सेटल करना, है ना. लड़ाई हो गई तो किसके पास जाते हो आप, जुडिशरी के पास जाते हो, कोर्ट्स के पास जाते हो. डिस्प्यूट सेटल करना, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना, ये सभी काम होता है. सो अगर ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये इंडिपेंडेंट नहीं हुई, यानी कि अगर ये किसी का साइड ले, किसी का फेवर ले, या फिर किसी के प्रेशर में काम करे, तो क्या ये निष्पक्ष तरीके से आपकी डिसीजन ले पाएगी, आपका डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व कर पाएगी. तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो जुडिशरी होती है दैट शुड बी इम्पार्शियल, है ना. सो उसकी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कितनी इंडिपेंडेंट बॉडी है ना. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसी वजह से इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है जुडिशियल बॉडी की. ये जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, ये इम्प्लाई करता है कि जो इंडिविजुअल हैं, चाहे वो रिच हों, पुअर हों, मैन हो, वुमन हो, बैकवर्ड क्लासेस हों, फॉरवर्ड क्लासेस हों, वो सिर्फ एक ही लॉ का पार्ट है. दे आर द पार्ट ऑफ द सिंगुलर लॉ. उनको एक ही लॉ से जो है क्या किया जाएगा, देखा जाएगा. उनके लिए, सबके लिए एक ही रूल होगा, एक ही लॉ होगा. तो प्रिंसिपल रोल क्या है जुडिशरी का, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि जो लॉ की है सुप्रीमेसी वो बनी रहे. ऑल्सो जुडिशरी इंडिविजुअल के राइट्स को सेफगार्ड्स करती है, डिस्प्यूट सेटल करती है लॉ के अकॉर्डिंग, और इंश्योर करती है कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी तरह से इंडिविजुअल या फिर डिक्टेटर के हाथ में ना आए. सो इन सारी चीज़ों को करने के लिए इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है जुडिशरी का. किससे इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेशली पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव्स, मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में. अगर वो यहाँ पे जुडिशरी को भी अगर कंट्रोल करने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो किसी भी तरह से जुडिशरी की फंक्शनिंग को रेस्ट्रेन ना करें. ये बहुत ही ज़रूरी है. ऑल्सो इंटरफेरेंस ना हो गवर्नमेंट का जुडिशरी की फंक्शनिंग में, और जजेस जो होते हैं वो विदाउट फियर एंड फेवर्स काम करें. उसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंस है जुडिशरी के पास, जजेस इंडिपेंडेंट हैं, विदाउट फियर एंड फेवर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्बिट्री डिसीजंस ले लें या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. दैट इज़ नॉट द केस. जुडिशरी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे देश का, ठीक है. तो उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी है, वो आर्बिट्री डिसीजंस भी नहीं ले सकती. इट शुड मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना ही उसका काम है. देयरफॉर किसके लिए अकाउंटेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए अकाउंटेबल है, और देश के लोगों के लिए अकाउंटेबल है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंश्योर किया है इस चीज़ को कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे. उसके लिए हमने बहुत से मेजर्स बनाए, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, और क्या हो गया, और हो गया कि जो उनका सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंश्योर करते हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस. अगर सपोज करिए किसी जज की अपॉइंटमेंट में अगर गवर्नमेंट का रोल होगा, तो जज अपने फेवर वाले गवर्नमेंट अपने फेवर वाले जज को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा. ऑल्सो अगर जज ने इन गवर्नमेंट का बात नहीं मानी तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको रिमूव कर देगी.
है ना, या फिर बात नहीं मानी तो उसकी सैलरी कम कर देगी, बंद कर देगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे। अपॉइंटमेंट की बात करें, लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होता अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में, सो इसीलिए बिलीव किया जाता है कि पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अगर जज को अपॉइंट होना है उसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर होने का, और वो ही शुड बी वेल वर्स्ड इन लॉ, ठीक है। ऑल्सो पॉलिटिकल ओपिनियंस उस इंसान के मैटर नहीं करते, पॉलिटिकल लॉयल्टी मैटर नहीं करती, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट इन द जुडिशरी। ऑल्सो जज के पास एक फिक्स टेन्योर दिया गया है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उनको रिमूव किया जाता है, बट मेजॉरिटी दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी से क्या है, वो बिना फियर एंड फेवर्स के काम कर सकते हैं। अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी टेन्योर की तो फिर उनको डर रहेगा यार गवर्नमेंट निकालना दे, तो इनके हिसाब से काम करो, दैट विल डेंजरस देन। और अगर हम बात करें रिमूवल की, रिमूवल के लिए बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है ना, इससे क्या है, सिक्योरिटी बनी रहती है। फिर जुडिशली, अब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं। फाइनेंसेस की बात करें, सैलरी की बात करें, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स और द लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी सैलरी प्रोवाइड करता है, अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, और बोलता है कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑल्सो एक्शंस और डिसीजंस होते हैं जज के, दे आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म। अब इसका मतलब क्या है, उनको हम, जजेस ने सपोज कोई डिसीजन लिया, सो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द जजेस, ओके, उसके लिए हमारे ऊपर हो सकता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। क्रिटिसाइज करोगे जजेस को तो यू विल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये इसको ऐसे देखा जाता है, इट इज़ इफेक्टिव प्रोटेक्शंस ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द अनफेयर क्रिटिसिज्म। क्योंकि देखो कोर्ट का काम, देखो एक चीज़, अगर कोर्ट को कोई डिसीजन लेना है, कोई डिस्प्यूट सेटल करनी है, तो एक इंसान, एक साइड सही होगी, एक साइड गलत होगी, ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं ना। तो हो सकता है कि ये जो गलत वाली साइड है वो ऑपोजिशन करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, तो हो सकता है जनता में एक पब्लिक ओपिनियन बन जाए। तो जजेस को इन सारी पब्लिक स्क्रूटनी से दूर रखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर आया गया है। पार्लियामेंट भी डिस्कस नहीं कर सकता जजेस के कंडक्ट को, बट सिर्फ जब रिमूवल बात आती है उस वक्त पे डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जुडिशरी को ना एक इंडिपेंडेंस मिलती है किसी भी मैटर को एजुकेट करने की, है ना। अगर उनको ये डर रहेगा कि यार अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मुझे जनता क्रिटिसाइज कर देगी, तो फिर वो उस चीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करती है ये सारी चीज़ें। फिर अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, कैसे होती है अपॉइंटमेंट। तो ये जो होती है जजेस की अपॉइंटमेंट, हमेशा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमेशा ही इसमें रही है कि कितना पॉलिटिक्स का हाथ हो कितना ना हो। So although it is a part of political process and it makes a difference who serves the Supreme Court and High Court, and a difference on how the Constitution is interpreted, किस तरह से हमने Constitution को interpret किया। तो Council of Ministers, Governors, CMs, Chief Justice of India, ये सब बहुत ही important influential role play करते हैं जब judges के appointment की बात आती है। So अगर हम बात करें over the years, एक कन्वेंशन हमने डेवलप कर लिया है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको CJI बना देंगे। कौन, क्या बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कन्वेंशन को थोड़ा 2 बार तोड़ा भी गया है। जब 1973 में AN रे, ही वॉज अपॉइंटेड एट CJI, जिन्होंने सुपरसीड किया था 3 सीनियर जजेस को अपने ऊपर, और फिर MH बैग जब जिनको अपॉइंट किया गया था, जिन्होंने सुपरसीड किया HR खन्ना को 1975 में। सो दिस इज़ दैट। अब बाकी के जजेस का क्या, जो बाकी के जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कंसल्ट करके CJI से। देखो यहाँ पे बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब प्रेसिडेंट का तो आप जानते हो ना, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, ऑन द एड एंड एडवाइसेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, फाइनल डिसीजन किसका है अपॉइंटमेंट में, फाइनल डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तब अब सवाल आता है कि क्या भाई कंसल्टेशंस कहाँ गया चीफ जस्टिस का। सो ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता रहता है 1998 में। सो इनिशियली कोर्ट को लगा कि चीफ जस्टिस का जो रोल है वो सिर्फ कंसल्टेटिव है। ठीक है, अब ये सवाल था कि उनकी कंसल्टेशंस को कितना माना जाए और नहीं माना जाए। तो फाइनली एक प्रोसीजर पे आए कि चीफ जस्टिस जो होगा वो रेकमेंड करेगा नाम उस इंसान का, एंड जिसको अपॉइंट होना है
विद कंसल्टेशन ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट. सो इस तरह से कोलिजन सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, और ये क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट में. सो एट द मोमेंट देयरफॉर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा वेटेज है. दस जो अपॉइंटमेंट होता है जुडिशरी का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजीआई, सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ रिमूवल की बात करते हैं. रिमूवल में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि रिमूवल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड है, प्रूवन मिसबिहेवियर. अब याद रखिए, द मिसबिहेवियर शुड बी प्रूवन एंड इनकेपेसिटी. इन रीजंस पर ही इनको रिमूव किया जा सकता है. जो मोशन होता है इनको रिमूव करने का, उसको स्पेशल मेजॉरिटी में दोनों हाउसेस में पास होना पड़ेगा. तो स्पेशल मेजॉरिटी मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होती है, तो डिफिकल्ट होती है टू अचीव. सो जब अपॉइंटमेंट की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव मेन रोल प्ले करते हैं, लेजिस्लेचर के पास पावर है रिमूव करने का. सो इसमें क्या इंश्योर होता है, बैलेंस ऑफ पावर भी है, यानी कि जुडिशरी पे थोड़ा स्क्रूटनी भी है, ऑल्सो इंडिपेंडेंस भी है जुडिशरी की, क्योंकि स्ट्रिक्टर प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज. सो 1991 में पहला ऐसा मोशन निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए. उसको 108 मेंबर्स ने पार्लियामेंट में साइन किया था. जस्टिस रामास्वामी अपने टेन्योर में चीफ जस्टिस थे पंजाब हाई कोर्ट के, उनको अक्यूज़ किया गया था मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स के लिए. फिर 1992 में पार्लियामेंट ने क्या किया, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी. और फिर एक हाई प्रोफाइल कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने पाया कि जस्टिस वी रामास्वामी वॉज इन द मिसयूज एंड रेकलेस ऑफ डिसरिगार्ड ऑफ द स्टैट्यूटरी रूल्स. जब वो अपना टेनर कंप्लीट कर रहे थे एज अ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, डिस्पाइट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडाइटमेंट, रामास्वामी ने सर्वाइव किया पार्लियामेंट्री मोशन को. ऑल्सो ये जो मोशन था, इट गॉट 2/3 मेजॉरिटी अमंग्स द मेंबर हु वर प्रेजेंट इन वोटिंग, बट कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से. तो मोशन जो था हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ अटेन नहीं कर पाया. हम यही पढ़ा था ना स्पेशल मेजॉरिटी में, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. सो इस तरह से इनका जो है एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था इन ऑर्डर टू रिमूव अ जज. सो गाइज आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आज के सेशन में हमने पढ़ा हमें इंडिपेंडेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी जुडिशरी में, तो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए. नेक्स्ट सेशन में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशरी एंड राइट्स, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. ऑल ऑफ दीज विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशंस. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स. ऑल्सो download Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, कैंडिडेट सिर्फ बुक पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.